गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सौरभ सदन विद्यासन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आईपीएससी पद्धति। आईपीएससी पद्धति में हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण कर लिया था। तीनों ही एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण एक विशेष पहचान के कारण यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कारण आधार पर पहचान करी हमने किए थे। अब तीनों ही एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नामकरण यदि एक साथ हो तो उनको करने के लिए दो छोटे से फॉर्मूले रह गए थे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो अभी बता देता हूं। तो सबसे पहले नामकरण का सूत्र। सबसे पहले हम किसका नामकरण करेंगे? प्रतिस्थापी का। सबसे पहले किसका करेंगे? प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी के बाद में किसका करेंगे? मूल श्रृंखला का। किसका करेंगे? मूल श्रृंखला का। मूल श्रृंखला के बाद में किसका करेंगे? प्राथमिक अनुलग्न का। किसका करेंगे? प्राथमिक अनुलग्न का। प्राथमिक अनुलग्न के बाद हम किसका करेंगे? द्वितीयक अनुलग्न। किसका करेंगे? द्वितीयक अनुलग्न। तो नामकरण का सूत्र क्या है? सबसे पहले प्रतिस्थापी का, मूल श्रृंखला का, प्राथमिक अनुलग्न एवं द्वितीयक अनुलग्न। अब प्रतिस्थापी में भी कैसे होनी चाहिए? भी किसके आधार पर करेंगे? अल्फाबेट के आधार पर। मूल श्रृंखला का नामकरण श्रृंखला में जितने कार्बन है उसके आधार पर में, प्रो, ब्यूट आदि के आधार पर करेंगे। प्राथमिक अनुलग्न यदि सिंगल बॉन्ड हो तो ए, यदि डबल बॉन्ड हो तो ई और यदि ट्रिपल बॉन्ड हो तो आई। ठीक है। तो प्रतिस्थापी का नामकरण अल्फाबेट के आधार पर करेंगे। मूल श्रृंखला में कितने कार्बन है उसके आधार पर में, प्रो, ब्यूट लिख देंगे। प्राथमिक अनुलग्न यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा देंगे। द्वितीयक अनुलग्न में क्या आएगा? मुख्य समूह है। क्या आएगा? मुख्य समूह है। मुख्य समूह में कौन सा आएगा? क्रियात्मक समूह है। कौन सा आएगा? क्रियात्मक समूह है। अब ये क्रियात्मक समूह है जो द्वितीय अनुलग्न है वो आपके सिलेबस में नहीं है। कार्बन एलिमेंट्स कंपाउंड में द्वितीय अनुलग्न नहीं है, जो हम अगले पूरा वीडियो डालेंगे उसमें द्वितीय अनुलग्न पूरा का पूरा बताएंगे। ठीक है। ये तो हो गया नामकरण का सूत्र। अब इसके बाद में अंकन। क्या है? अंकन, नंबरिंग। ठीक है। तो अंकन के लिए सबसे पहले किसका करेंगे? क्रियात्मक समूह का। सबसे पहले किसका करेंगे? सबसे पहले अंकन फंक्शनल ग्रुप का, अब उसके बाद में डबल बॉन्ड का, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड का, उसके बाद में प्रतिस्थापी का। किसका करेंगे? प्रतिस्थापी का। तो नामकरण के दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो है नामकरण का सूत्र और एक है अंकन। यदि ये दोनों फॉर्मूले अच्छी तरह से ध्यान है तो कार्बनिक कंपाउंड जितने भी हैं प्रकृति में, जितने भी कार्बनिक कंपाउंड है उन सभी का हम आईपीएससी नामकरण कर सकते हैं इन केवल और केवल इन दो फॉर्मूलों के द्वारा। कैसा भी आईपीएससी हो इन दोनों फॉर्मूलों के द्वारा हम कर सकते हैं। तो अंकन का मतलब सबसे पहले यदि श्रृंखला में क्या है? क्रियात्मक समूह है तो बाकी सभी को छोड़ देंगे। तो क्रियात्मक समूह को क्या देंगे? वरीयता सबसे पहले यानी एक नंबर पे किसको चुनेंगे? क्रियात्मक समूह को। यदि क्रियात्मक समूह नहीं है श्रृंखला में, यदि क्रियात्मक समूह नहीं है तो यदि किसको मानेंगे? फिर डबल बॉन्ड को। यदि डबल बॉन्ड भी नहीं है तो उसके बाद किसको मानेंगे? ट्रिपल बॉन्ड को। यदि तीनों ही नहीं है तो श्रृंखला के अंदर हम वरीयता सबसे पहले किसको देंगे? प्रतिस्थापी को। कहने का मतलब कैसा भी कार्बनिक कंपाउंड हो उसका आईपीएससी नामकरण इन दो फॉर्मूलों के द्वारा कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। ठीक है। एग्जांपल CH3 CH2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3
तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। यहाँ पे जोड़ देते हैं। अब इसके बाद में एक एल्किल समूह और ले लेते हैं। चलो ठीक है, ये कोई एग्जांपल दिया हमने, इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो इसमें क्रियात्मक समूह है नहीं तो इसको छोड़ दो। क्रियात्मक समूह है नहीं, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम श्रृंखला का चुनाव करेंगे। क्या करेंगे, श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला चुनाव करना है। अब ध्यान ये रहे कि लंबी श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को लेना है, चाहे श्रृंखला क्या हो जाए, छोटी बने। देखो यदि हम सीधी श्रृंखला का चयन करते हैं, क्या है, सीधी श्रृंखला का चयन करते हैं तो टोटल कार्बन इसमें कितने हो रहे, 6, ठीक है। लेकिन ये डबल बॉन्ड छूट जाएगा, इसलिए हमें श्रृंखला चाहे छोटी हो तो हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को दोनों को साथ में लेना है। तो सबसे पहले क्या हो गया, ये तो हो गया श्रृंखला का चुनाव, ठीक है। तो श्रृंखला का चुनाव हो गया। श्रृंखला चुनाव के बाद हम क्या करेंगे, अंकन। तो अंकन इस सूत्र के आधार पर करते हैं। क्रियात्मक समूह है नहीं, चलो छोड़ देते हैं। उसके बाद में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है। उसके बाद क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड को देखें तो 3 नंबर पे आ रहा है। तो सीधा सा है, फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को वरीयता सबसे पहले देंगे, ठीक है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया अंकन। अब इसका नामकरण करते हैं। नामकरण में सबसे पहले क्या करते हैं, प्रतिस्थापी का। तो बाहर रहने वाले समूह को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी क्या एक ही है, तो प्रतिस्थापी सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापी का। तो प्रतिस्थापी क्या है, दोनों में जुड़ा हुआ है एथिल, तो पोजीशन दर्शा देंगे 2 एथिल, ठीक है। उसके बाद में मूल श्रृंखला। मूल श्रृंखला कितने कार्बन की है, टोटल 5 कार्बन की है। तो 5 कार्बन के लिए क्या लगा देंगे, पेंट, ठीक है। 5 कार्बन के लिए क्या लगा देंगे, पेंट। अब उसके बाद में प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न एन है या इन है या आइन है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। लेकिन इसमें तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही है। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है, डबल बॉन्ड में क्या आता है, इन, ट्रिपल बॉन्ड में क्या आता है, आइन। अब इन दोनों बंदों को भी क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेट करना पड़ेगा। तो देखो इसमें ई पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे हम, डबल बॉन्ड को। तो पेंट 1 इन, और उसके बाद में 3 नंबर पे क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो क्या आ जाएगा 3 आई, ठीक है। ये तो हो गया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का साथ में। अब इसके बाद में क्या है, द्वितीयक अनुलग्न। लेकिन इस उदाहरण में हमारे पास क्रियात्मक समूह कोई है नहीं, तो द्वितीयक अनुलग्न को छोड़ देंगे। कहने का मतलब समझ गया ना, सबसे पहले किसका किया हमने, प्रतिस्थापी का। उसके बाद में किसका किया, मूल श्रृंखला का कितने कार्बन किए। उसके बाद में क्या किया, प्राथमिक अनुलग्न नाम लिख दिए। अब अंकन भी हमने किसके आधार पर किया है, इस सूत्र के आधार पर किया है। क्रियात्मक समूह है नहीं तो डबल बॉन्ड सबसे पहले आ रहा है, तो वरीयता किसको दी हमने, डबल बॉन्ड को। चलो मैं एक उदाहरण क्रियात्मक समूह का तुम्हें बता देता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल फंक्शन ग्रुप का कर लेते हैं। तो COOH CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH CH3 CH3, ठीक है। तो यहां पे मैं कर देता हूं CH2 कर देता हूं, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया। सबसे पहले हम इसमें क्या करना है, लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। लंबी श्रृंखला में क्रियात्मक समूह भी होना चाहिए, डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, दोनों साथ में लेने। चाहे श्रृंखला क्या हो जाए, छोटी हो जाए, लेकिन डबल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह को क्या करेंगे, साथ में लेंगे। तो कौन सी श्रृंखला हो जाएगी, ये श्रृंखला, ठीक है। अब मूल श्रृंखला का चयन कर लिया है। अब क्या करना है, हमें अंकन करना है। अंकन देखो क्या है, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप यानी मुख्य समूह, मेन ग्रुप है। अब इस मेन ग्रुप को सबसे पहले क्या करेंगे, हम वरीयता देंगे। तो वरीयता देने के लिए सबसे पहले किसको करेंगे, क्रियात्मक समूह को ही। COOH को क्या कर लिया हमने, वरीयता दे दी, ठीक है। उसके बाद में क्या, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रतिस्थापी, इनको भूल जाओ। यदि श्रृंखला के अंदर क्रियात्मक समूह है तो बाकी सभी को छोड़ दो। क्रियात्मक समूह को क्या करेंगे, वरीयता देंगे। तो आगे क्या कर देंगे, अंकन 1 2 3 4 हो गया।
अब इस समूह का हम क्या करना है, हमें नामकरण करना है, नाम लिखना है। तो सबसे पहले किसका करेंगे, प्रतिस्थापी का। तो प्रतिस्थापी कितने हैं इसके अंदर, दो प्रतिस्थापी है, एक तो है एथिल, एक है मेथिल। तो एथिल में ई आता है, मेथिल में एम आता है, तो अल्फाबेटिक आर्डर किसका लिखेंगे, एथिल का। तो कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 3 पे, 3 एथिल। उसके बाद में 2 पे क्या जुड़ा हुआ, मेथिल, 2 मेथिल। प्रतिस्थापी का नामकरण हो गया। अब इसके बाद में मूल श्रृंखला कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की। तो 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूट। क्या आएगा 4 कार्बन के लिए, ब्यूट आ गया। अब प्राथमिक अनुलग्न एन इन आइन हमें लगाना है। तो इसमें कौन सा है प्राथमिक अनुलग्न, देखो 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो क्या लगाते हैं, 3 इन। ठीक है, तो ब्यूट 3 इन। अब इसके बाद में द्वितीयक अनुलग्न इसमें दिया हुआ है, यानी क्रियात्मक समूह कौन सा दिया हुआ है, COOH। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, क्रियात्मक समूह क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए अनुलग्न क्या होता है, ओइक अम्ल। क्या होता है, ओइक अम्ल अनुलग्न होता है। तो क्या करेंगे, कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे। तो 3 इन के बाद में 1 ओइक एसिड। तो क्या नाम हो जाएगा, 3 एथिल 2 मेथिल ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड। सबसे पहले प्रतिस्थापी का कर दिया हमने, उसके बाद में मूल श्रृंखला का कर दिया 4 कार्बन की, उसके बाद में प्राथमिक अनुलग्न क्या है, इन है, डबल बॉन्ड वो लगा दिया है। अब उसके बाद में द्वितीयक अनुलग्न ये मुख्य समूह कौन सा है, COOH। तो सबसे लास्ट में इसका लिख दिया, क्या हो जाएगा, 1 ओइक एसिड। ये हो गया मूल क्रियात्मक समूह का। ठीक है, तो हमारे चैप्टर में क्रियात्मक समूह के बारे में दिए हुए नहीं है। 11th 12th के अंदर ये क्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप है, इन सभी का नामकरण बड़े विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आईपीएसी पद्धति यानी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कंप्लीट हो गया है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना, हम उसको समाधान करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप। अगला टॉपिक है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप। ठीक है, सबसे पहले अपर रूप का मतलब क्या है, यानी कार्बन के 2 या 2 से अधिक रूप, यानी कार्बन के 2 या 2 से अधिक रूप जो गुण धर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। एवं इस गुण को क्या बोलते हैं, अपर रूपता। कहने का मतलब कार्बन के 2 या 2 से अधिक रूप जो गुण धर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं या अपरूप कहलाते हैं, एवं इस गुण को क्या कहते हैं, अपरूपता। एक परिभाषा ये होगी, एक परिभाषा बिल्कुल सिंपल जो हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। कहने का मतलब कार्बन परमाणु हमेशा कैसे होने चाहिए, निश्चित व्यवस्था में। कैसे होने चाहिए, निश्चित व्यवस्था में। और कैसे होने चाहिए, निश्चित ज्यामिति में। कैसे होने चाहिए, निश्चित व्यवस्था में और निश्चित ज्यामिति में। और निश्चित ही बंध कोण का निर्माण, निश्चित ही बॉन्ड एंगल। कहने का मतलब कार्बन के इस तीनों गुणों को ही क्या कहते हैं, कार्बन के अपरूप। ये कैसे होगा, जैसे मान लो ये क्या है, एक ईंट है,
ये क्या है, एक ईंट यानी एक ब्रेक है। अब इस ब्रेक के ऊपर एक ब्रेक हम रखते जाएंगे, ठीक है, यानी एक ईंट के ऊपर हमने एक ईंट रखी तो क्या बन गया, एक ये घर बन गया, ठीक है, क्या बन गया, एक घर बन गया। इसी प्रकार यदि ईंटों को हम किस रूप में रखें, ट्राइंगल के रूप में रखें, यानी ईंटों को किस रूप में रखें, ट्राइंगल के रूप में, यानी एक पिरामिड आकृति की संरचना बन जाएगी। इसी प्रकार यदि कोई डोम हो, यानी कोई गुंबद यानी मकबरे जैसी संरचना हो, उसकी जैसी भी आकृति क्या होती है, एक निश्चित आकृति होती है। अब इन तीनों की देखो अलग अलग आकृतियां हैं, लेकिन है तो एक ही, ईंटों से बना हुआ। तीनों की आकृतियां क्या है, अलग, ईंट यानी कार्बन, ठीक है कार्बन, लेकिन संरचना क्या है, अलग अलग है, यानी गुण क्या है, गुणों में क्या है, भिन्नता है। अब देखो निश्चित व्यवस्था है, ठीक है, निश्चित व्यवस्था के बाद में एक निश्चित व्यवस्था हो गई, उसके बाद में निश्चित ज्यामिति भी है, ठीक है, उसके बाद में निश्चित बंधकोण का निर्माण भी होना चाहिए। यहाँ पे देखो कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे कितना है 120 डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब निश्चित व्यवस्था में है और निश्चित ज्यामिति भी है, अलग अलग संरचना भी है, और बॉन्ड एंगल भी क्या है, अलग अलग। कहने का मतलब कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होकर एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंध कोण का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स, यानी क्या कहते हैं, अपर रूप। तो सीधा से समझ गए ना, कार्बन परमाणु हमेशा और हमेशा निश्चित व्यवस्था में, निश्चित ज्यामिति में, निश्चित बंध कोण का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपर रूप, ठीक है। अब ध्यान ये रहे, इसमें कार्बन के कोई भी यौगिक नहीं आएंगे, केवल और केवल कार्बन आएगा, ठीक है। ये तो क्या होगा, इसकी कार्बन के अपूर्व की परिभाषा। अब इसके बाद में पढ़ते हैं इसका वर्गीकरण, कार्बन के अपूर्वों का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलोट्रोप्स। तो कार्बन के अपूर्व कितने हैं, कितने अपूर्व हैं, दो अपूर्व हैं, कौन कौन से हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप, दूसरा कौन सा है, अक्रिस्टलीय अपर रूप। पहला कौन सा है, क्रिस्टलीय अपर रूप, दूसरा कौन सा है, अक्रिस्टलीय अपर रूप। अब क्रिस्टलीय अपर रूप कितने हैं, मुख्य रूप से कितने हैं, दो ही हैं, मुख्य रूप से कितने हैं, दो ही है, लेकिन तीसरा भी कौन सा है, फुलरिन। अब ये दो मुख्य रूप से कैसे हैं, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही प्रकृति में पाए जाते हैं, यानी प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए मुख्य रूप से दोनों कौन से हैं, प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन फुलरिन क्या है, मानव द्वारा निर्मित है, यानी कृत्रिम है, ठीक है, यानी मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, इसलिए कृत्रिम है। दोनों ये क्या है, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसलिए ये क्या है, प्राकृतिक। तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन किसके अपरूप है, तीनों ही क्रिस्टलीय अपरूप। तीनों के तीनों ही क्या होंगे, एक निश्चित व्यवस्था में, एक निश्चित ज्यामिति द्वारा एक निश्चित बंध कोण का निर्माण करेंगे, ठीक है। ये लोग क्रिस्टलीय अपरूप। और अक्रिस्टलीय अपरूप प्रकृति में बहुत सारे हैं, कोक है, कोल है, कास्ट चारकोल है, जंतु चारकोल है, काजल है और गैस कार्बन है, ठीक है। तो ये हो गया कार्बन के अपरूपों का वर्गीकरण, दो प्रकार से, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में कौन कौन से, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। हीरा और ग्रेफाइट दोनों प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं, यानी प्रकृति से प्राप्त होते हैं, लेकिन फुलरिन क्या है, कृत्रिम है, मानव द्वारा निर्मित है। अक्रिस्टलीय अपरूप, कोक, कोल, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल, गैस कार्बन, ये सारे क्या है, अक्रिस्टलीय अपरूप। तो सबसे पहले हम क्रिस्टलीय अपरूप में सबसे पहले पढ़ते हैं हीरा यानी डायमंड।
सबसे पहले 1 नंबर पे पढ़ते हैं हम डायमंड यानी हीरा। तो सबसे पहले इसकी संरचना है, संरचना को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हीरा, हीरा है क्या? हीरे में प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, इसलिए हीरे की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय। इसलिए हीरे की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय। हीरे में प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से क्या होता है? जुड़ा रहता है, इसलिए कैसी संरचना होती है? चतुष्फलकीय। ठीक है। दूसरा, ठीक है, तो हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। अब कुचालक होता कैसे है? क्योंकि इसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग कार्बन से जुड़ी हुई है। कहने का मतलब एक भी संयोजकता फ्री नहीं है, यानी एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस कारण हीरा क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। तीसरा, हीरा क्या है? कार्बन का अति शुद्ध रूप है। क्या है हीरा? हीरा कार्बन का अति शुद्ध रूप है। क्यों अति शुद्ध रूप? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के अन्य यौगिक या अन्य अशुद्धियां नहीं पाई जाती है। जैसे सोना है, सोने को हम भूमि से निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है, ऐसा करना पड़ता है, सांद्रण करना पड़ता है, शोधन करना पड़ता है, ठीक है। तो शोधन करने के बाद हम शुद्ध सोना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हीरा क्या है? कोयले की खानों से सीधा ही हम शुद्ध रूप से प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोयले के अंदर अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण, चट्टानों के कारण कोयला क्या होता है? हमेशा अति शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। ठीक है। तो पहला हो गया, हीरे में प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इसलिए हीरे की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय। दूसरा, हीरा क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तीसरा है, कार्बन का अति शुद्ध रूप है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होती है। चौथा, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सहसंयोजक बंधों का क्या होता है? त्रिविम जाल होता है। यानी सहसंयोजक बंधों का क्या होता है? त्रिविम जाल होता है, जिसके कारण हीरा अब तक का सर्वाधिक ज्ञात कठोर पदार्थ है। ठीक है। तो हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु क्या होते हैं? सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए हीरा क्या होता है? आज तक का सर्वाधिक ज्ञात कठोर पदार्थ है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है हीरे का मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु, कितने टेम्परेचर पर गलता है? 3843 केल्विन ताप पर। तो हीरे का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3843 केल्विन ताप पर हीरा क्या होता है? पिघलता है। ठीक है। एक मुख्य विशेष बात, हीरे में कार्बन के मध्य की दूरी कितनी होती है? 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। कितनी होती है? 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन इसको आर्मस्ट्रॉन्ग को हम चेंज भी कर सकते हैं सुविधा के लिए। तो कितना हो जाएगा? 1.54 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एक आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर कितना होता है? एक आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर 10⁸ सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर। इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, कितना हो जाएगा? 10⁻10 मीटर। ठीक है। तो एक आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर 10⁻8 सेंटीमीटर, या मीटर में चेंज करेंगे 10⁻10 मीटर। तो हीरे में कार्बन के मध्य की दूरी कितनी होती है? 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग या
1.54 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये हो गए सामान्य गुण। अगला एक गुण और है, हीरा क्या होता है? पारदर्शी। हीरा क्या होता है? पारदर्शी होता है। पारदर्शी कैसे होता है? हीरा कहाँ मिलता है? कोयले की खानों में, यानी चट्टानों के अत्यधिक दबाव के कारण हीरा कैसा हो जाता है? पारदर्शी हो जाता है। ठीक है, तो ये है हीरे के सामान्य गुण। उपयोग हम इसकी संरचना के बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है, हीरे में प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो यानी सिंपल सा डायग्राम हम बना सकते हैं, सिंपल सा, कि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो हीरे के अंदर ये कार्बन परमाणु है, 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार इसको भी हम 4 अन्य कार्बन परमाणु से जोड़ सकते हैं। ये लीजिए, ये कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? 4 कार्बन से। इसको भी हम क्या कर सकते हैं? 4 कार्बन परमाणु से जोड़ सकते हैं। ये लीजिए, ठीक है, इसको भी हम 4 कार्बन परमाणु से जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से जोड़ सकते हैं। ये डायग्राम हम बना सकते हैं, एग्जाम के अंदर पूरे नंबर मिलेंगे। हमेशा टीचर ये ध्यान रखेगा कि बच्चे को इसकी प्रॉपर्टीज का ध्यान है या नहीं। आपने लिखा कि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो देख लो इसमें प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो आसानी से आपको नंबर दे देंगे। क्यों? क्योंकि इसका डायग्राम जो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट है। ठीक है, बनाना चाहो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं बनता है तो ऐसा डायग्राम हम बना सकते हैं। चलो मैं बना के बताता हूँ। ठीक है, ऐसा समझ गए? तो ध्यान ये रखना है, हीरे के अंदर प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए? 4 कार्बन परमाणु से। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है, हीरे के अंदर प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए? 4। 1 2 3 और एक कार्बन से और जोड़ देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये कार्बन भी 1 2 3 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए? 4 कार्बन परमाणु से, प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा भी बना सकते हैं, इससे पहले मैंने जो बताया वैसा भी बना सकते हैं। तो ये हीरे की संरचना। अब सबसे पहले इसके बाद में है इसके उपयोग। बस
प्रॉपर्टीज में आपको ये ध्यान रखना है, संरचना चतुष्फलकीय होती है, 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, विद्युत का कूच अलग होता है, कार्बन का अति शुद्ध रूप है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की शुद्धियां नहीं होती है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंधों का जाल पाया जाता है। इसी कारण हीरा आज तक का सर्वाधिक ज्ञात कठोर पदार्थ है। ठीक है, हीरे में गलनांक कितना होता है? 3843 केल्विन, यानी इतने टेम्परेचर पर ये पिघलता है। हीरे में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य की बंध दूरी कितनी होती है? 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये होगी हीरे की संरचना। अब पढ़ते हैं हीरे के उपयोग। तो सिंपल से सबसे पहला है गहनों के रूप में और आभूषणों में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, कांच काटने के कटर के रूप में। ठीक है। तीसरा है हीरे को काटने में। तीसरा कौन सा है? हीरे को काटने में। एक कहावत भी है, हीरे को हीरा ही काट सकता है, क्योंकि हीरा क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है, इसे दूसरी किसी पदार्थों से नहीं कट सकता, इसलिए हीरे को काटने में भी किसका उपयोग किया जाता है? हीरे का ही। चौथा उपयोग है वेरी इंपॉर्टेंट, फोनोग्राम की सुई बनाने में। फोनोग्राम की सुई बनाने में। अब ये बात ये है कि फोनोग्राम होता क्या है? पुराने टाइम में क्या करते थे? म्यूजिक सिस्टम। पुराने टाइम में क्या करते थे? म्यूजिक सिस्टम करते थे। वो किसके द्वारा करते थे? एक गोल गोल क्या होती थी? सीडी टाइप की होती थी। ठीक है, यानी एक गोल गोल सीडी जैसी होती थी, उसके ऊपर कैसे रखा था? इस ऐसे लगा होता था। ठीक है, अब ये पेन जैसा कि उसके ऊपर लगा होता है सीडी के ऊपर, जहां लास्ट वाले जो नीडल्स जैसा सील है वहां पर क्या लगा रहता था? एक छोटा सा डायमंड का टुकड़ा। वो डायमंड जैसे ही गोल गोल घूमता और सीडी के टच होता तो उससे क्या आता था? साउंड आता था। तो पुराने जमाने में क्या करते थे? फोनोग्राम की सुई बनाने में डायमंड का उपयोग भी करते थे। ठीक है, ये हो गया आज हमारा हीरा। अब इसके बाद में अगला पढ़ते हैं ग्रेफाइट। दूसरा कौन सा है? ग्रेफाइट। दूसरा कौन सा है? ग्रेफाइट। ये सिंपल से ही है, जल्दी से बता देता हूं आपको। तो ग्रेफाइट यानी किससे बना है? ग्रेफो शब्द से। किससे बना है? ग्रेफो शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? लिखना। यानी हमारी लिखने वाली पेंसिल में भी क्या होता है? ग्रेफाइट ही होता है। यानी ग्रेफाइट ग्रेफो शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? लिखना। यानी हमारी लिखने वाली पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट। अब सबसे पहला पॉइंट, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से क्या होता है? जुड़ा रहता है। ग्रेफाइट में 3 कार्बन परमाणु, यानी कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। एक संयोजकता क्या होती है? 3 होती है। इसलिए ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? षटकोणीय। कैसी होती है? षटकोणीय। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब एक संयोजकता फ्री होती है तो ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। यानी इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। अब इसके बाद में तीसरा पॉइंट, अब ग्रेफाइट में जो षटकोणीय तल होते हैं, क्या होते हैं? षटकोणीय तल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? व्यवस्थित रहते हैं। एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं, जो किसका निर्माण करते हैं? परतदार संरचना का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ग्रेफाइट में जो षटकोणीय तल होते हैं एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं, जो किसका निर्माण करते हैं? परत संरचना का निर्माण करते हैं।
अगला पॉइंट, अब ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, दुर्बल बंध होते हैं। क्या होता है, दुर्बल बंध होते हैं। अब ये जो परतदार संरचना होती है, एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है। मैं डायग्राम बना के बता देता हूं, सिंपल सा है। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे प्रत्येक कोनों पे क्या है, कार्बन है। कोनों पे क्या है, कार्बन। ठीक है, अब ये ग्रेफाइट की दो परतदार संरचनाएं, ऐसी बहुत सारी संरचनाएं होती है जो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती है। अब ये क्या होती है, ऐसे दुर्बल बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब ग्रेफाइट में दोनों जो परतदार संरचनाएं होती है दुर्बल बंधों द्वारा जुड़ी रहती है। तो कहने का मतलब कि दुर्बल बंध क्या होते हैं, आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। तो इनके टूटने से परत एक दूसरे के क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है, जिसके कारण ये क्या होती है, ऐसे घिसती रहती है, जिसके कारण ग्रेफाइट कैसा होता है, चिकना। यानी एक दूसरे के ऊपर फिसलने से ग्रेफाइट कैसा हो जाता है, चिकना। यानी ग्रेफाइट में दुर्बल बंध होते हैं जो आपस में एक दूसरे पे क्या करते हैं, फिसलते रहते हैं। यानी ग्रेफाइट की एक परत दूसरी परत पर क्या होती रहती है, फिसलती रहती है, जिसके कारण ग्रेफाइट कैसा होता है, चिकना और मुलायम होता है। ऐसा होता है ग्रेफाइट, चिकना और मुलायम होता है। अगला पॉइंट, ठीक है, तो ग्रेफाइट किस में होता है, पेंसिल में होता है। अब सीधी सी बात है, पेंसिल कैसी होती है, काले रंग के अंदर से कैसी होती है, काले कलर की। तो ग्रेफाइट कैसा होता है, धूसर काले रंग का होता है। तो ग्रेफाइट कैसा होता है, धूसर काले रंग का होता है। अगला पॉइंट, ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी कितनी होती है, 141.5 पिकोमीटर। तो ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के मध्य की बंध दूरी कितनी होती है, 141.5 पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की पावर -12 मीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -9 मीटर। एक और होता है 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, 10 की पावर -6 मीटर। तो 1 पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -12 मीटर। ऐसे लिख सकते हैं, इनटू करके भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ग्रेफाइट की नॉर्मल सी संरचना है। कितनी भी प्रकार संरचनाएं बना सकते हैं। मुख्य बात यही है कि दुर्बल बंधों से जुड़ी होने के कारण ये दुर्बल बंध आसानी से टूट जाते हैं, जिसके कारण एक परत दूसरी परत पर आ जाती है और फिसलती रहती है, जिसके कारण ग्रेफाइट कैसा हो जाता है, चिकना हो जाता है। ये है ग्रेफाइट की सामान्य बातें। अब इसमें है उपयोग। तो उपयोग सबसे पहले सीधा बताइए, किसमें किया जाता है, पेंसिल में। किसमें किया जाता है भाई, पेंसिल में। दूसरा है इलेक्ट्रोड बनाने में। सबसे पहला हो गया पेंसिल में, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोड बनाने में। इलेक्ट्रोड जो विद्युत सेल होते हैं, उन सेल के अंदर मध्य में क्या लगी रहती है, काले कलर की डंडी लगी रहती है, वही क्या होता है, इलेक्ट्रोड। जो किससे बनाते हैं, ग्रेफाइट से, या फिर कोई भी विद्युत उपकरण होते हैं उनमें भी लगे रहते हैं। इससे दो हम लगाते हैं। यहाँ कनेक्शन किससे कर देते हैं, बैटरी से। इसके अंदर कोई सा विलयन डाल देते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को काम में लेते हैं। तो पेंसिल में, इलेक्ट्रोड बनाने में। तीसरा, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में। तीसरा क्या है, लोहे की वस्तुओं पर
पॉलिश करने के रूप में भी ग्रेफाइट को काम में लेते हैं। चौथा है परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, यानी परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में भी इसको हम काम में लेते हैं। ये हो गया ग्रेफाइट के सामान्य उपयोग। ध्यान ये रखना है ग्रेफाइट की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर एक षटकोणीय वलय संरचना का निर्माण करते हैं। ये षटकोणीय वलय क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, फिसलते रहते हैं, यानी परतदार संरचना का निर्माण करते हैं। फिसलते क्यों है, क्योंकि ये दुर्बल बंध होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं, जिसके कारण फिसलने से ग्रेफाइट कैसा होता है, चिकना होता है। छोटी सामान्य बातें हैं, सिंपल सा है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अगला 3 नंबर पे फुलरीन। ये तो दोनों थे जो प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं, यानी प्रकृति में सीधे ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन फुलरीन है जो वो किसके द्वारा प्राप्त होता है, मानव द्वारा, यानी कृत्रिम है जो मानव द्वारा बनाया जाता है। अब 3 नंबर पे है फुलरीन। ठीक है, तो 3 नंबर पे है फुलरीन। सबसे पहले ये ध्यान रखना है फुलरीन के अंदर सामान्य रूप से कितने कार्बन होते हैं, 60 कार्बन। सामान्य रूप से फुलरीन के अंदर कार्बन कितने होते हैं, 60 ही होते हैं, लेकिन इससे अधिक भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं। लेकिन एक सर्वाधिक स्थायी फुलरीन के अंदर कितने कार्बन हो सकते हैं, 60 कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी में ध्यान देते हैं। फुलरीन के अंदर 60 या 70 कार्बन हो सकते हैं। दूसरा, फुलरीन की संरचना, फुलरीन की संरचना कैसी होती है, फुलरीन की संरचना कैसी होती है, फुटबॉल की तरह। कैसी होती है भी, फुलरीन की संरचना फुटबॉल की तरह होती है। तीसरा, अब ये फुटबॉल की तरह होती है तो किसके आधार पर रखा गया, अमेरिका का एक प्रसिद्ध वास्तुकार था। एक प्रसिद्ध वास्तुकार था, कौन था, बकमिंस्टर फुलर। यानी अमेरिका के एक प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर ही क्या रखा गया, फुलरीन नाम रखा गया। आज तक प्रकृति में जितने भी फुलरीन है उसमें C60 यानी कार्बन 60 कार्बन वाली फुलरीन जो क्या है, सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है। यानी जो 60 कार्बन है वो सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है। ठीक है, 60 कार्बन वाली जो फुलरीन है वो सर्वाधिक स्थायी है। इसके बाद में 60 कार्बन वाली फुलरीन में 32 फलक होते हैं। कितने होते हैं, 32 फलक होते हैं। 32 फलक, जिनमें से 20 तो क्या होते हैं, षटकोणीय, और 12 क्या होते हैं, पंचकोणीय। 32 फलक होते हैं जिसमें 20 तो क्या होते हैं, षटकोणीय, और 12 क्या होते हैं, पंचकोणीय फलक होते हैं। ठीक है, षटकोणीय मतलब ऐसे 6 कार्बन, पंचकोणीय मतलब ऐसे 5 कार्बन, ऐसे ऐसे आपस में जुड़कर एक आकृति का निर्माण कर लेते हैं, कैसी, फुटबॉल के जैसी। ठीक है, तो ऐसे 20 फलक षटकोणीय, 12 कितने होते हैं, पंचकोणीय, आपस में जुड़कर एक फुटबॉल जैसी संरचना का निर्माण कर लेते हैं। अब इस C60 वाली फुलरीन को ही इस बकमिंस्टर फुलर के नाम के आधार पर क्या कहा जाता है, बक्की बॉल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बक्की बॉल भी कहा जाता है। तो ये है फुलरीन की सामान्य बातें। ध्यान ये रखना है, सर्वाधिक स्थायी कितने कार्बन की फुलरीन है, 60। 70 भी हो सकते हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक स्थायी जो फुलरीन है कितने कार्बन की है, 60 कार्बन की। संरचना कैसी होती है, फुटबॉल की तरह। ये किसके नाम पर रखा गया, बकमिंस्टर फुलर के नाम पर रखा गया। और सर्वाधिक स्थायी कौन सी है, C60 वाली। ठीक है, C60 वाली फुलरीन के अंदर
32 फलक होते हैं, जिसमें 20 तो क्या होते हैं षटकोणीय और 12 क्या होते हैं पंचकोणीय फलक होते हैं। और इसे C60 वाली पुर्लिन को क्या कहा जाता है बक्की बॉल भी कहा जाता है। अब इसकी संरचना थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो हमें ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर जो 32 फलक होते हैं वो षटकोणीय और पंचकोणीय ही होने चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी हम बना देते हैं पंचकोणीय। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कर देते हैं हम ठीक है, ऐसे पंचकोणीय और क्या बना देते हैं षटकोणीय। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं पंचकोणीय भी बना सकते हैं। कहने का मतलब ऐसे करके क्या होते हैं 32 फलक होते हैं जो षटकोणीय और पंचकोणीय के रूप में व्यवस्थित होते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है पंचकोणीय और ये जो षटकोणीय बनाए हैं ये बाहर वाले में क्या कर देने षटकोणीय, बीच में थोड़े से क्या बना देने पंचकोणीय बना देने हैं, जिससे इसकी संरचना क्या हो सीधी सी स्पष्ट दिखाई दे। देख के पता चल जाएगा कि फलक जो बनाए हैं षटकोणीय और पंचकोणीय ही होने चाहिए। ठीक है, ये हो गई पुर्लिन की संरचना। अब इसके है उपयोग। ठीक है, तो सबसे पहला है उपयोग, किसके रूप में काम में लेते हैं गैस के शुद्धिकरण में, गैसों के शुद्धिकरण में इसके रूप में काम में लेते हैं गैसों के शुद्धिकरण में, यानी वातावरण में जितने भी पोल्यूशन हो रहे हैं गैसों की वजह से उसको शुद्धिकरण के रूप में किसका उपयोग करते हैं पुर्लिन के रूप में। दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यूजेज है वो क्या है, यह क्या होता है विद्युत का अति चालक। क्या होता है अति चालक। क्यों? क्योंकि इसको जैसे जैसे टेम्परेचर देंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर देंगे यानी ताप इसका बढ़ाता जाएंगे तो ये क्या होता जाएगा अति चालक के रूप में, यानी विद्युत धारा का अच्छा चालन करेगा, बहुत अधिक मात्रा में चालन करेगा, यानी इसमें ऊर्जा का क्षय इतना नहीं होगा, यानी ये विद्युत का क्या होता है अति चालक होता है। तीसरा एक उपयोग और है इसका आणविक बेयरिंग में, इसमें काम में लेते हैं आणविक बेयरिंग में। ठीक है, तो जो कार्बन के अप्रूप है, पिछली अप्रूप, हीरा, ग्रेफाइट और पुर्लिन तीनों हमने पढ़ लिए हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं। थोड़े थोड़े इनकी प्रॉपर्टीज जो है ध्यान में रखनी है, मुख्य मुख्य बातें जैसे कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले इनकी संरचना, तो हीरा की संरचना कैसे हो सकती है चतुष्फलकीय, और ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है षटकोणीय। दूसरा इनकी भौतिक
अवस्था, दूसरा क्या है, भौतिक अवस्था। तो हीरा की भौतिक अवस्था कैसी होती है, रंगहीन और पारदर्शी। और ग्रेफाइट कैसा होता है, धूसर काले रंग का और अपारदर्शी। तीनों में बंद दूरी, हीरे में बंद दूरी कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, और ग्रेफाइट में कितनी होती है, 141.5 पिकोमीटर। ठीक है। और हीरा कैसा होता है, विद्युत की चालकता, हीरा कैसा होता है, कुचालक होता है, और ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होता है। इसकी मुख्य मुख्य बातें ही हमें ध्यान में रखनी है। तो हीरा, ग्रेफाइट और क्लोरीन तीनों क्या हो गए, इस कार्बन के अपरूप पूरे हो गए हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, जो कार्बन के अपरूप है वो टॉपिक क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, या तो पॉलीमर पढ़ेंगे या फिर CNG और LPG दो कार्बन कंपाउंड है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना और उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।